दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया होगा। 16 मिनट्स का वीडियो है, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकता है या फिर मार्केट के अंदर वापस से क्रैश हमको देखने को मिलेगा। 4 कंपनीज है, उनके स्टॉक होल्डर्स थोड़ा सा एक्टिव रहे क्योंकि Q4 के नंबर्स के बाद में क्या एक्टिविटी हुई स्टॉक के प्राइजेस में, क्या कुछ बड़ी अपडेट्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब दोस्तों रिजल्ट्स पे आते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट्स आज अनाउंस हो चुके हैं। अब देखो ये शीट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चल सकते हैं क्योंकि जो भी कंपनीज है जैसे थायरोकेयर है या रिलीज है, टिप्स म्यूजिक है, ठीक है, तो इनके नंबर्स आप देख लेना खुद से। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके नंबर्स बता देता हूँ। थंबनेल पे मैंने नेम्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं एलटीआई माइंट्री के Q4 के रिजल्ट्स को। अब देखो यहाँ पे रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है कि 9,868 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए। प्रॉफिट के मार्जिन 17.30% के होने चाहिए। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है 1164 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है और इसमें एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1164 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए थे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और 1128 करोड़ के प्रॉफिट है। प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी है? 3% के आसपास की ग्रोथ है वन बेसिस में, और ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं इससे, लेकिन 1164 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी नहीं निकाल पाई। साथ में हम रेवेन्यू को भी देखते हैं। 9868 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा 45 रुपीज़ का डिविडेंड इसमें डिक्लेयर हो चुका है। अब रेवेन्यू पे आते हैं, और 9898 करोड़ का जो मतलब 98 समथिंग कुछ करोड़ का रेवेन्यू था वैसा नहीं है, 9771 करोड़ का रेवेन्यू है। 9771 करोड़ का रेवेन्यू है। तो एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम इसको मैच करें तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से हल्के नंबर्स देखने को मिलते हैं। अब देखो दोस्तों कल क्या होगा, मैनेजमेंट कमेंट्रीज डिटेल में आएगी, कॉन कॉल्स होगी, ब्रोकर्स अपनी एनालिसिस कर रहे होंगे आज जो कल पब्लिश होगा डेटा में, उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक चलेगा। क्योंकि एसएल टेक के नंबर्स हमने देखे थे, नंबर्स कैसे थे? नंबर्स ठीक थे, ओके थे, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने बहुत बड़ी तेजी दी। तो ओके नंबर्स होने पर क्या होता है? स्टॉक ऐसे चलता है। अच्छे नंबर्स होने पे स्टॉक इस तरह से चलता है, खराब नंबर्स होने पे स्टॉक इस तरह से चलता है। तो ओके नंबर आने पे स्टॉक ऐसे चल गया, तो क्या पता इसके नंबर्स खराब आने पर स्टॉक ओके चल जाए, क्योंकि अभी मार्केट की हवा कुछ इस तरह से है। आगे चल के वीडियो के अंदर और कुछ हम बातें करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, और आईटी कंपनीज के ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो आईटी कंपनीज को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है इतना, जितने नंबर्स उनके आ रहे हैं, मतलब अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो बहुत बड़ी तेजी, ओके नंबर्स आ रहे हैं तो तेजी, और खराब भी नंबर्स आ रहे हैं तो स्टॉक इतना नहीं गिर रहा है। तो देखते दोस्तों कल क्या इम्पैक्ट होता है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है स्टॉक के प्राइस के साथ में। अब देखिए मार्केट कैप कितना है, 1,34,000 करोड़ का, 29 का पी रेशो है, तो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में महंगा है। जो बाकी कंपनीज है, एचसीएल टेक है 22-25 के आसपास का है, ग्रोथ उसमें अच्छी दी है। तो इन्वेस्टर पहले एचसीएल टेक की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, बाद में इस कंपनी को देखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो इस तरह से कंपनी के स्टॉक के प्राइजेस को अप या डाउन किया जाता है कंपनी के नंबर्स को देखते हुए। अब इसमें देखते हैं कि किसने क्या किया। मार्च का डेटा आपके सामने है। एफआईस ने बिकवाली की है पिछले 3 क्वार्टर में, ज़्यादा कुछ बेचा नहीं, 7% के स्टेक है, लेकिन 7.40% का था जो कि घट के 7% का हो चुका है। और यहाँ पे डीआईस ने पिछले 4 क्वार्टर में बाइंग की है, 14% के स्टेक था जो कि 15.5% का हो चुका है। तो डीआईस की तरफ से अच्छी बाइंग आप इसमें देख सकते हैं, और एफआईस की तरफ से कुछ हद तक सेलिंग इसमें दिखाई दी है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आप देखोगे तो आज के दिन 5% ऊपर जाके बंद हो चुका है, और उसके पीछे का रीजन था एचसीएल टेक के अच्छे नंबर्स या ओके नंबर्स आना, मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी कमेंट्री का होना। अब इसी की वजह से यहाँ पे बाकी जो कंपनीज है उनके भी स्टॉक ने तेजी पकड़ी। इन्फोसिस भी आज ऊपर था, साथ में एलटीआई माइंट्री भी आज ऊपर था। अब कल असली जो रिएक्शन है वो पता चलेगा। बाकी देखिए दोस्तों रेंज में स्टॉक है, उस रेंज में जहां से स्टॉक ने पहले भी अच्छी तेजी दी है, काफ़ी बार तेजी दी है, मतलब इस प्राइस से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा जंप मिला है। डीमार्ट की बात करें तो उसका भी प्राइस कुछ इस तरह से है, बॉटम वाला प्राइस है। थोड़ा सा बख्श देते हैं इन्वेस्टर की, खराब भी नंबर्स हो गए तो चलो ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं देते हैं। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन से, ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन से, या यहाँ से इसको छोड़ा जाएगा, रिलीफ मिलेगी, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी को लेकर जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें आप देखो 950 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है और 556 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। सो नंबर्स दोस्तों आपके सामने है। कंपनी का जो प्रॉफिट है कितना है, 590 करोड़ के आसपास है। एक्सपेक्टेशन थी 560 करोड़ की, तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से बेटर है।
अब इसमें आप देखोगे तो प्रॉफिट इसका बढ़ चुका है 53% के साथ में। तो इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की। वैल्यूएशन आप देखो कितनी है, तो 53% के साथ में जंप दिया है और एक्सपेक्टेशंस को इसने स्लाइटली बीट किया है। साथ में 950 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस थी, तो वो डेटा आपने देख लिया जब कंपनी अपनी Q4 के नंबर्स आने से पहले जो अपडेट देती, बिजनेस अपडेट देती है, उसमें होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को स्लाइटली इसने बीट किया है। और कुछ अपडेट्स है क्या, उसको भी देखते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की जंप कर चुकी है 31% के साथ में। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, यानी एनपीए बढ़े भी नहीं है और घटे भी नहीं है। अगर बढ़ते हैं तो बुरा होता है और घटते हैं तो अच्छा होता है। एनपीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर्स ठीक है इसके। बाकी अब देखो यहाँ पे अपडेट होगा कि 56 की वैल्यूएशन कितनी हो गई। अब एकदम से ऐसा तो होगा नहीं कि ये 30 के आसपास होगी, 35 के आसपास होगी, या बाकी जो चोला है बजाज फाइनेंस उसके आसपास होगी। लेकिन ठीक है, कंपनी की ग्रोथ बाकी कंपनी से ज़्यादा है तो वैल्यूएशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो आपको कल पता चल जाएगा मार्केट के रिएक्शन को देख के। अगर मार्केट को लगा कि जो भी वैल्यूएशन है उस पर सस्टेन नहीं करना चाहिए, टिकना नहीं चाहिए, तो स्टॉक नीचे। अगर मार्केट को लगा कि चलो ग्रोथ अच्छी है बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में इसमें, तो वैल्यूएशन भी इसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो स्टॉक ऊपर। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यूएशन है इसकी लिस्टिंग हुई थी 65 के पी पर। अब ये तो मतलब आपको पता ही है क्यों था, क्योंकि एकदम से बाइंग हुई बजाज का। आईपीओ करते करते इन्वेस्टर्स ने बड़ी बाइंग कर दी और उसके बाद में फिर पता चला कि सस्टेन तो करेगा ही नहीं। अब देखो वापस से स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, वैल्यूएशन इसकी बढ़ रही है। नंबर्स आने के बाद में देखते हैं कितनी क्या वैल्यूएशन इसकी गिरती है। एफआईज क्या करिए इसके अंदर, कुछ खास नहीं, 1% के स्टेक है। डीआईज भी कुछ खास नहीं करे, बल्कि डीआईज ने तो बेचा है और पब्लिक ने इसको लिया है। 7% का स्टेक था जो कि बढ़ के 9-10% का हो चुका है। सो लेट्स सी दोस्तों कि कल क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक के प्राइस को देखें तो आज तो चलो इसने निफ्टी के हिसाब से परफॉर्म किया, एकदम से निफ्टी नीचे था, फिर वापस से एक अच्छी तेजी होती है डाउ फ्यूचर्स में उछाल आने की वजह से बोल सकते हैं। बाकी जो डेटा पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसकी वजह से हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे भी स्टॉक अभी नीचे है, ऑल टाइम लो पर तो नहीं है, वहां से थोड़ी सी रिकवरी इसमें दिखी है। बाकी दोस्तों कल दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या इसको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है या फिर नहीं। इसके बाद में तीसरी कंपनी को डिस्कस करते हैं जो एक एफएमसीजी कंपनी है, हाई ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी है। क्योंकि दो तरह की कंपनीज होती है, एक लो ग्रोथ एक हाई ग्रोथ। जिसमें ग्रोथ अच्छी है वो होती है हाई ग्रोथ, जस्ट लाइक वीबीएल हम बोल सकते हैं। अब देखो टाटा कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, 4,555 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 322 करोड़ का इसका मुनाफा आना चाहिए। सो अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। देखो 322 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट से और आए कितने हैं 345 करोड़ के। अब यहाँ पे लिख भी दिया कि बीट हो चुकी है एस्टिमेट और प्रॉफिट इसके बढ़ चुके हैं 60% के साथ में वायनवा बेसिस में। तो एकदम से इतनी बड़ी तेजी कैसे आ गई, प्रॉफिट एकदम से 60% के साथ में कैसे बढ़ गई? क्योंकि दोस्तों इम्पैक्ट है प्राइस हाइक का। क्योंकि आपने देखा इन्फ्लेशन बढ़ा था तो इनके भी रॉ मटेरियल बढ़े थे, तो उसको शिफ्ट करते हैं कस्टमर्स के ऊपर, तो प्राइसेस बढ़ा के बेच देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। और वो कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा के बेचती है, स्टिल कस्टमर्स उसको खरीदते हैं, तो उस कंपनी को अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके पास में प्राइसिंग पावर होता है। वो अपने प्राइसेस को बढ़ा के भी कस्टमर्स को बेच सकती है और इन्फ्लेशन से बच सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार है इसका, 88 का पी है। क्योंकि अच्छे नंबर्स आए हैं तो ये भी कम होगा अपडेट होने के बाद में। और इसको अगर हम देखें तो एफआईएस ने तो बेचा है, डीआईएस ने लिया है। तो अभी डीआईएस पैसे कमाएगी, तो डीआईएस का मतलब कौन है, मतलब जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है जिसने अभी लिया होगा नीचे मार्केट गिरने के बाद में, या जो भी अभी भी खरीद रहे थे। क्योंकि कुछ फंड्स जो अभी नीचे हैं, आप चाहते हो फंड्स के ऊपर बातचीत करें तो कमेंट करके फंड लिख देना जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप चाहते हो। तो ठीक है, डीआईएस ने यहाँ पे लोड किया माल और अभी फायदा होगा डीआईएस को और जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको। बाकी इसका चार्ट देखें तो चार्ट आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लो ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी थी, जस्ट लाइक आईटीसी, एचयूएल, डाबर, ठीक है। उसके बाद में इसने अच्छी यहाँ पे ग्रोथ पकड़ी, एक्विजिशंस किए काफ़ी सारी कंपनीज के, जिससे ये हाई ग्रोथ कंपनी बन गई। बाकी दोस्तों आप पिछले वीडियो को देख लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।